आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैफरान से आई एक बड़ी अपडेट से। कल हमने आपको रात की वीडियो में बताया था कि कैसे रशिया भारत को AL-41 इंजन के लिए पुश कर रहा है और प्रयासरत है कि भारत किसी भी प्रकार से अपने Su-30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम में उन इंजन को इस्तेमाल करे। अब ये रिपोर्ट चली रही थी कि तभी कुछ नई रिपोर्ट सामने आती है जो सैफरान से रिलेटेड है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल सर 30 सितंबर से लेकर के फ्रांस के दौरे पर होंगे और वहां पर अपने वो फ्रेंच काउंटर पार्ट से बात करेंगे। और इस दौरान जेट इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत के दौरे से पहले ही फ्रांस ने कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर दिए हैं। सैफरान एरोस्पेस ने ये पहले ही कह दिया है कि वो भारत के साथ अब पूरी तरीके से तैयार हैं 110 किलोटन के इंजन को विकसित करने के लिए, जिसका इस्तेमाल भारत के एडवांस पीएम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में किया जाएगा और वो हर प्रकार से भारत का सहयोग करने के लिए तैयार है। सैफरान ने ये तक कह दिया कि वो न सिर्फ 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, बल्कि जो क्रिटिकल हॉट सेक्शन होता है इसकी टेक्नोलॉजी भी वो भारत को ऑफर करने के लिए तैयार है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सैफरान ने इसके अलावा ये भी कहा कि वो भारत की ज़रूरतों को समझते हैं, भारत के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का सपोर्ट करते हैं और हर संभव प्रयास वो करेंगे कि भारत की ज़रूरतों को पूरा कर सके। आपको बता दें कि सैफरान सिर्फ जेट इंजन टेक्नोलॉजी पे ही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि IMRH हेलीकॉप्टर के लिए जो इंजन है उसके साथ भी उन्होंने भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जो कोलैबोरेशन है वो फॉर्म किया है, यानी वो हेलीकॉप्टर इंजन का निर्माण भी भारत में करते नजर आएंगे। सैफरान का कहना है कि हम भारत की आत्मनिर्भरता का सम्मान करते हुए न सिर्फ इन इंजन को पूरी तरीके से भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे, बल्कि जो पार्ट्स हैं इनमें इस्तेमाल होने वाले उनको भी भारत की डोमेस्टिक कंपनी से सोर्स किया जाएगा। यानी इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि शुरुआत में कुछ अफवाहें ऐसी सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि क्रिटिकल पार्ट्स जो हैं ये फ्रांस खुद इंपोर्ट करेगा भारत में और उसके बाद जो कह सकते हैं इनका इस्तेमाल है वो भारत के द्वारा किया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीज़ें अब स्वदेशी तौर पर होने वाली है। इसमें सैफरान का सहयोग करेंगी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, जो कि DRDO की संगत संस्था है, और दूसरी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां। अब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो सैफरान के साथ मिलकर के ये इंजन का निर्माण करेंगे, जहां पर दोनों के द्वारा बराबर रूप से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो रिटेन किए जाएंगे। लेकिन एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि यहाँ पर कोई भी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन भारत के पास नहीं होंगे। भारत चाहे तो इन इंजन का इस्तेमाल अपने डिफेंस या फिर कमर्शियल नीड को पूरा करने में कर सकता है। सैफरान को इससे किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं है, उन्होंने इस चीज़ को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक F404 के केस के बाद लगातार इस चीज़ को लेकर इंसिस्ट किया जा रहा था कि क्या जिस प्रकार जनरल इलेक्ट्रिक ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रिटेन किया है और भारत को न एक्सपोर्ट राइट दिया है न इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिया है, क्या सैफरान भी वैसा करेगी? तो सैफरान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। सैफरान ने जो सारे राइट्स हैं वो देने की बात कही है। सैफरान ने ये तक कह दिया है कि वो भविष्य में भी जो एक और एडवांस इंजन है जो कि 110 से लेकर के 130 किलोटन के थ्रस्ट को जनरेट करेगा, उसको भी विकसित करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम लगातार इंजन को इवॉल्व करते रहेंगे और ये भविष्य के भी फाइटर जेट को पावर देने लायक रहे, इसका भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। यानी कि ये जो इंजन होंगे ये न सिर्फ मिलिट्री एयरक्राफ्ट को बल्कि जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है या रीजनल एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उनमें भी सहयोग करते नजर आएंगे और उनकी रिक्वायरमेंट को भी ये पूरा कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है जो सैफरान की तरफ से दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये तकरीबन 1 दशक का समय लेने वाला है, क्योंकि इसके लिए पहले हमें जो इंजन फैसिलिटीज़ हैं ये विकसित करनी पड़ेंगी, सप्लाई चेन को मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद जो ट्रेनिंग इनिशिएटिव है ये शुरू होंगे और तब जा करके जो नेसेसरी एक्सपर्टीज़ और कैपेबिलिटीज़ हैं ये एयरस्पेस इंडस्ट्री को मिलने वाली है। लेकिन चलिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन कम से कम इस प्रोग्राम में प्रोसेस तो हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि सैफरान का सेलेक्ट किया जाना महज एक अपॉर्चुनिटी या एक कह सकते हैं आप फॉर्मेलिटी ही बची हुई है, क्योंकि ऑलरेडी सैफरान भारत में MRO फैसिलिटी को इस्टेब्लिश कर चुका है और दूसरे जो क्रिटिकल प्रोग्राम है इनके लिए फैसिलिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो ये चीज़ तो पहले स्पष्ट हो गई थी कि सैफरान यहाँ पर भारत के साथ मिल करके ये काम करने वाला है, इसमें कोई अब आश्चर्य की बात नहीं बची है। अब अगर हम जेट इंजन की बात करें तो सैफरान ने यह भी कहा है कि भारत में ये जो इंजन बनाए जाएंगे इनके लिए सैफरान अपने जो राफेल फाइटर हैं इनको एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल करेगा। अब राफेल क्योंकि ट्विन इंजन फाइटर हैं और इसकी एक इंजन बे में जो इंडिजिनस इंजन 110 किलोटन का है ये रखा जाएगा और दूसरे में जो M88 है वो इसको पावर करेंगे। और जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी और ये पुख्ता हो जाएगा कि इंजन अब पर्याप्त थ्रस्ट जनरेट कर रहा है इंजन एयरक्राफ्ट के लिए, तो फिर इंजन को वहाँ पर सर्टिफिकेशन के बाद इस्तेमाल किया जाने के लायक बना दिया जाएगा। सैफरान ने तो ये भी कहा है कि जो इंजन होने वाला है ये इस डायमेंशन में ऑलमोस्ट सेम होगा M88 के, और इसका सीधा मतलब ये है कि भारत अगर चाहे
तो फिर इसका इस्तेमाल जो है यानी पावरफुल इंजन का इस्तेमाल उनके राफेल फाइटर्स में भी कर सकता है। इसके अलावा अपने तेजस मार्क 2 और जो टेडवीएफ जैसे प्रोग्राम है उनमें भी इन पावरफुल इंजन को इस्तेमाल कर सकता है। यानी भारत के पास पूरी आज़ादी होगी कि भारत इनको कैसे इस्तेमाल करता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आ रही है। डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कामत सर ने कुछ बड़ी टिप्पणियां करी हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। एक सभा को संबोधित करते हुए डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत सर ने कहा कि भारत में जोखिम की प्रति घृणा और असफलता के प्रति असहिष्णुता की भावना है और यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो कम चुनौतीपूर्ण परियोजनाएं हैं उनको ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि अगर वो कहीं फेल हो गए तो फिर उनको इसके खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो डिफेंस प्रोजेक्ट हैं इनमें रिस्क होता है। हम यहाँ पर मेहनत करते हैं और ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि चीज़ें सामान्य रूप से आगे बढ़ें, लेकिन कभी कभी इसमें होता है कि जो रिजल्ट है वो हमारे अनुमान के मुताबिक नहीं आ पाते। और उन्होंने कहा कि अगर हम कभी ये काम करने का प्रयास भी करते हैं और अगर हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो तुरंत कैग की रिपोर्ट में इसे भारत सरकार के लिए एक पूरा लॉस दिखा दिया जाता है। फिर सवाल ये उठता है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी किसके पास होगी। और यही कारण है कि जो लोग हैं ये कम चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पर काम करते हैं बनस्पत इसके कि वो नई टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करें। उन्होंने कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इस समय इन्हीं वजहों के चलते या तो एक्सटेंडेड हो जाते हैं या फिर उन्हें हम बंद करने से डरते हैं कि हमें आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा और वो फिर यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि समय धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है और उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उन्हें फ्री हैंड दे दिया है इन प्रोजेक्ट्स के लिए कि आप काम करिए, आप इसकी चिंता मत करिए कि रिजल्ट क्या होगा। और डॉक्टर समीर वी कामत सर ने यह भी कहा कि फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि वो प्रोग्राम खत्म हो गया। फेलियर का मतलब ये होता है कि हमें कुछ सीखने को मिला है और अगर हम फेल होते हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि हमें आने वाले भविष्य में सफलता के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। आपको बता दें कि कैग की रिपोर्ट का यहाँ पर जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि एक बड़े प्रोग्राम से इसको जोड़कर देखा गया था और वो था हमारा कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी इस उम्मीद के साथ कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चल पाती हैं और 2004 से 2008 के बीच का समय वो होता है जब ये मान लिया जाता है कि कावेरी इंजन प्रोग्राम तेजस को पावर करने के लायक नहीं है और इसे तेजस प्रोग्राम से डीलिंक कर दिया जाता है। और 2011 में कैग की रिपोर्ट में जीटीआरए पर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं कि तकरीबन 600% से ज़्यादा कॉस्ट ओवररन के बावजूद भी और तकरीबन 10 वर्षों से ज़्यादा के डिले के बावजूद भी इंजन वो तैयार नहीं कर पाए और उस समय इसको टोटल फेलियर बता दिया जाता है। लेकिन जीटीआरई हार मानने वालों में से नहीं है। आज वो दिन है कि वही कावेरी इंजन जिसको एक समय फेलियर माना गया था वो अपने सर्टिफिकेशन के काफ़ी नज़दीक है और उस पर आधारित हमें 2 से 3 नए वेरिएंट भी देखने को मिलेंगे जिसको हम कावेरी 2.0 के नाम से भी जानेंगे, जो न सिर्फ भविष्य में हमारे तेजस को पावर करते नजर आएंगे बल्कि हमारे जो यूकैप प्रोग्राम है उनमें भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इस समय जीटीआरई का या डीआरडीओ चेयरमैन का यह कहना बिल्कुल भी सही है कि हमें रिस्क लेना पड़ेगा तभी हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।